नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूं आपके सामने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 131 का पार्ट 3। और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, हम डिस्कस करने वाले हैं कि वेव इंपीडेंस क्या होता है, पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है और एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है। देखो, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हम किसकी बात कर रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस इन वैक्यूम की क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे। उसी हमने इससे पहले 2 लेक्चर दिए हुए हैं। पहले लेक्चर में क्या डिस्कस किया था हमने ये पढ़ा था कि इन फ्री स्पेस जो वेव इक्वेशन होती है वो क्या होती है और उन वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, ये हमने डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया था कहां, लेक्चर नंबर 2 में क्या डिस्कस किया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो कैसी होती है, ट्रांसवर्स इन नेचर होती है ना। उसी श्रेणी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास एक टर्म आता है, दैट टर्म इज वेव इंपीडेंस। ओके, और दूसरा टर्म आता है पॉइंटिंग वेक्टर। वैसे इन जनरल हम पॉइंटिंग वेक्टर पढ़ चुके हैं, लेकिन जब हम किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस की बात करेंगे, तब हमारा पॉइंटिंग वेक्टर क्या होगा वो आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फिर बात आती है किसकी, एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर की। यानी जब हम किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस की बात करते हैं, तब वहां पर जो पॉइंटिंग वेक्टर होगा वो क्या होगा, वो भी क्या करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, रोज की तरह कॉपी पेन निकालना है और हेड डालनी है क्या, वेव इंपीडेंस। तो हेड डालो इस तरीके से, क्या, वेव इंपीडेंस, वेव इंपीडेंस। ओके, इंपीडेंस। नाउ क्या होता है, एक टर्म होता है, ठीक है, एंड दिस टर्म इज डिनोटेड बाय जेड नॉट, और कभी कभी हम इसको ईटा से भी क्या कर देते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, जेड नॉट या फिर ईटा। ना उसकी डेफिनेशन होती है, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर समझ में आएगा कि मतलब हमने इसको इस तरीके से क्यों डिफाइन क्यों किया। ओके, देखो तो यहां पर लिखो वेव इंपीडेंस इज डिफाइंड एज, या फिर ऐसे लिखो रेशियो ऑफ magnitude of electric field to the magnitude of magnetic field is called wave impedance, ओके, वेव इंपीडेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ, इफ जो हमारे पास E है, E वेक्टर सॉरी E मॉडुलस ऑफ E इज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है मेरे पास, मैग्नीट्यूड, TUDE, मैग्नीट्यूड, क्या लिखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अगर मैं ये बोलूं कि दिस मॉडुलस ऑफ H इज मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन जो वेव इंपीडेंस जेड नॉट इक्वल टू हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा मेरे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ E डिवाइड में कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ H आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा, तो दिस इज अवर जेड नॉट। तो ये क्या हो गया हमारा यहाँ पर, जेड नॉट हो गया। ठीक, नाउ सिंस वी नो व्हाट वी नो, सिंस वी नो जो इलेक्ट्रिक फील्ड E होता है इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, दिस इज इक्वल टू E नॉट E की पावर आयोटा, और यहाँ कितना आता है, K डॉट R एंड माइनस ओमेगा टी, एंड जो H होता है, दिस H इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास कितना, H नॉट इंटू E की पावर आयोटा, एंड दिस इज K डॉट R एंड माइनस का कितना आ गया, ओमेगा टी आ गया। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से किसका मैग्नीट्यूड निकालूं, H का मैग्नीट्यूड निकालूं, तो या फिर E का मैग्नीट्यूड निकालूं, तो E का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड प्लस इसका मैग्नीट्यूड, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा। तो अगर मैं E मैग्नीट्यूड अपॉन H मैग्नीट्यूड निकालूं, तो दिस विल बी इक्वल टू ये E नॉट का मैग्नीट्यूड और अपॉन कितना आ जाएगा, ये H नॉट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, एंड फिर इसका मैग्नीट्यूड, दोनों क्या है, सेम चीज है, दोनों क्या हो जाए, कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या निकला यहाँ से कि मैग्नीट्यूड ऑफ E डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ H इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E नॉट डिवाइड में कितना आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ H नॉट। हियर E नॉट एंड H नॉट आर कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड, दोनों क्या है, कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड है। इसका मतलब यहाँ से मैं Z इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, या फिर Z नॉट इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, तो Z नॉट इज ऑल्सो रिटन एज, यहाँ तो क्या हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ E डिवाइड में कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ H, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू दिस इज E नॉट डिवाइड में कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ E नॉट डिवाइड में कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ H नॉट। यानी E नॉट को हम, H नॉट को हम इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, सॉरी Z नॉट को हम इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक मोर जो यूजफुल फॉर्मूला होता है वो कुछ ऐसा होता है। देखो, सिंस वी नो, हमने एक चीज पढ़ी थी, सिंस फ्रॉम मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन, हमने कुछ ऐसा पढ़ा था कि कर्ल ऑफ E इक्वल टू कितना था हमारे पास, बताओ, कर्ल ऑफ E इक्वल टू माइनस का
म्यू नॉट, अगर मैं फ्री स्पेस की बात करूं तो यहां कितना था हमारा डेल एच डिवाइड में डेल टी था या नहीं था? आंसर हाजी था। हमने एक चीज डिस्कस की थी पिछले लेक्चर में कि दिस डेल कैन बी रिप्लेस बाई आयोटा के, एंड जो मेरे पास डेल बाई पार्शियल टी है दिस कैन बी रिप्लेस बाई माइनस का आयोटा ओमेगा। ये बात आपको याद है, ठीक है। ये हमने क्या किया था, एक मैथमेटिकल यहां पर मतलब इक्विवेलेंट, जो मेरे पास डेल है वो किसके इक्विवेलेंट है, आयोटा के इक्विवेलेंट है, और जो पार्शियल बाई पार्शियल टी है वो किसके इक्विवेलेंट है, माइनस का आयोटा ओमेगा के इक्विवेलेंट है। तो एक काम करो, ये वैल्यू यहां से उठा कहां पुट कर दो, इधर पुट कर दो, तो क्या निकल के आ जाएगा मेरे पास, दिस इज आयोटा एंड के क्रॉस कितना आ गया, ये ई आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू, दिस इज माइनस का ओमेगा नॉट, और यहां कितना आ गया, ये दिस इज माइनस का आयोटा ओमेगा, एंड दिस इज इक्वल टू एच। आया नहीं आया? आंसर है हाँ जी आया। अब देखो ये माइनस प्लस हो जाएगा, और इस आयोटा से एक ही आयोटा क्या हो जाएगा मेरा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा मेरे पास, ये मेरे पास बचा कि दिस के क्रॉस ई इज इक्वल टू, ये है मेरे पास कितना, म्यू नॉट ओमेगा, और इनटू कितना आ गया, ये एच आ गया। अब देखो अगर मैं इसी इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड लिखना चाहूं, कैसे लिखना चाहूं, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। अब अगर मैं यहां पर इसको ओपन करूंगा, दिस इज माय क्रॉस प्रोडक्ट, अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन लगाऊंगा तो दिस विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ के इनटू कितना आ जाएगा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ई, और इनटू कितना आ जाएगा, ये साइन थीटा। यानी के और ई के बीच का एंगल कितना होता है, द एंगल इज 90 डिग्री, बिकॉज के इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द ई। हमेशा जो ई होता है वो क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होता है, यानी इन दोनों के बीच एंगल कितना है मेरे पास, 90 है। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू द के है, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको, ठीक है, सिंपल चीज थी। एंड दिस इज इक्वल टू, और यहां पर कितना आ जाएगा मेरे पास, एन कैप, दिस एन कैप इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, आएगा नहीं आएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इनटू ओमेगा, और यहां कितना आ गया मेरे पास, एच वेक्टर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, एच वेक्टर। अगर मैं दोनों का मैग्नीट्यूड लूंगा तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और एच वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, एच वेक्टर मैग्नीट्यूड, यानी कितना आ जाएगा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ के, आगे पीछे लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, और इंटू कितना आ गया, ये साइन 90, दोनों का मैग्नीट्यूड, यानी इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1, बिकॉज दिस इज यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, एंड दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट ओमेगा, और कितना आ गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ एच आ गया, ठीक है। ये कितना आ गया, 1 हो गया, बिकॉज दिस थिंग इज इक्वल टू 1। तो यहां से मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ई और मैग्नीट्यूड ऑफ के को मैं खाली के लिख दूं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ के इज इक्वल टू, दिस इज ओमेगा इंटू, और फिर यहां पर कितना आ गया, ये मेरे पास सिंपल यहां एच आ गया, ठीक। मुझे क्या चाहिए, हमें चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ ई डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एच चाहिए। तो यहां से अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ ई और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एच को फाइंड करूं तो दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट ओमेगा, और डिवाइड में कितना आ गया, ये के आ गया, कितना आ गया, म्यू नॉट ओमेगा डिवाइडेड बाय के, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको ना। इसका मतलब जो मेरे पास जेड नॉट है, उस जेड नॉट को मैं इस तरीके से भी क्या कर सकता हूं, लिख सकता हूं। तो इसका मतलब तो जेड नॉट इक्वल टू हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट ओमेगा अपॉन कितना आ जाएगा, के आ जाएगा। तो जेड नॉट इक्वल टू कितना आ गया, म्यू नॉट ओमेगा इंटू के, एंड दिस इज अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यू हैव टू रिमेंबर इट, ठीक है। तो कभी कभी वेव इंपीडेंस के लिए ये फॉर्मूला दे सकता है, ये फॉर्मूला भी दे सकता है, लेकिन कभी कभी और मॉडिफाइड फॉर्मूला दे सकता है। देखो कैसे, यहां लिखूं, देखो कैसे दे सकता है, इधर देखो। अभी तो मेरे पास क्या है, जेड नॉट इक्वल टू कितना है मेरे पास, सिंस वी हैव जेड नॉट इक्वल टू ओमेगा, सॉरी म्यू नॉट इंटू ओमेगा डिवाइड में कितना है मेरे पास, के है। एक चीज हमने डिस्कस की थी कि ओमेगा इक्वल टू कितना होता है मेरे पास, के सी के बराबर होता है, होता नहीं होता है, ओमेगा इक्वल टू के सी, वेयर सी इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और स्पीड ऑफ लाइट। ओमेगा इक्वल टू क्या पढ़ा था हमने, के सी पढ़ा था। तो जेड नॉट इक्वल टू कितना आ गया, दिस इज म्यू नॉट ओमेगा, जो कितना पुट कर दो, के सी पुट कर दो, और डिवाइड में कितना आ गया, ये के आ गया, और इस केस से ये के कैंसिल हो गया। तो ऐसे जेड नॉट इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, म्यू नॉट इंटू कितना आ गया, सी आ गया। अगेन दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक रिलेशन हो जाएगा, एक वैल्यू हो जाएगा किसके लिए, जेड नॉट के लिए। ना यहां से एक बात हमको देखने को मिल रही है, जो जेड नॉट होगा वो किस पर डिपेंड कर रहा है, यानी किसका बराबर है, म्यू नॉट इंटू सी के बराबर है, एंड म्यू नॉट इज कॉन्स्टेंट and c is also constant, it mean this z naught for free space is a constant। क्या होगा, एक constant होगा। तो यहां से अगर मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूं तो इसको थोड़ा और मॉडिफाई करूं, इसको मैं और ऐसे लिख सकता हूं, देखो तो z नॉट इक्वल टू कर सकता हूं म्यू नॉट इनटू, अब c की वैल्यू कितनी होती है हमने डिस्कस की थी, c इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 बाई अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज सिंस c स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ऐसा होता नहीं होता है, आंसर हाँ जी होता है, जहां म्यू नॉट क्या है हमारे पास, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, और एप्सिलॉन नॉट क्या है हमारे पास, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है।
तो जेड नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ से, जेड नॉट इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, यहाँ ऊपर म्यू नॉट है, एक म्यू नॉट ऊपर से नीचे गया तो ऊपर कितना आ गया म्यू नॉट और अपॉन कितना आ गया एप्सिलॉन नॉट। दिस इज अनदर फॉर्मूला फॉर जेड नॉट। तो ये क्या निकल गया मेरे पास, एक और फॉर्मूला निकल गया या फिर एक और एक्सप्रेशन निकल गया किसके लिए, जेड नॉट के लिए। तो आपको ऑप्शन में ये भी दिया हो सकता है, ये भी दिया हो सकता है और ये भी दिया हो सकता है, या फिर एक और चीज दी हो सकती है, एक नंबर दिया हो सकता है। कैसे, देखो अगर मैं यहाँ पर ई नॉट म्यू नॉट की वैल्यू पुट करूँ तो कितना हो जाएगा म्यू नॉट इक्वल टू, तो म्यू नॉट इक्वल टू होता है मेरे पास कितना 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7 और न्यूटन एम्पेयर स्क्वायर एंड डिवाइड में कितना आ जाएगा, और इसकी वैल्यू होती है हमारे पास कितना 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12, 10 टू दी पावर -12 और यूनिट कितनी होती है इसकी, इसकी यूनिट आ जाएगी हमारे पास कितना कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ जाएगी, इसकी यूनिट आ जाएगी। ओके, नाउ जब इसको सॉल्व करोगे तो जेड नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा, जेड नॉट होगा। ठीक है, तो जेड नॉट इक्वल टू इसे सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है वो आता है मेरे पास कितना 367.6 इतना आता है। अब देखो यूनिट की बात करते हैं, ये तो हमको याद है। ठीक है, ये क्या है हमको याद है 367.6। एक हम चेक कर लो, ठीक है, ताकि गलत ना हो जाए कहीं। चेक करना सही रहेगा ना। देखा गलत हो रहा है, 376 है, कितना है आगे पीछे हो गया, कितना है 376.6। अब देखो इसकी यूनिट की बात करते हैं, यूनिट कितनी हो जाएगी इसकी, इधर देखो अगर मैं यहां पर यूनिट की बात करूं तो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा, ये न्यूटन ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा ये न्यूटन स्क्वायर और इंटू कितना आ गया ये मीटर स्क्वायर और अपॉन में कितना आ जाएगा ये एम्पेयर स्क्वायर और इंटू कितना आ जाएगा कूलाम स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कुछ आया। ओके, तो सबके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर इस अंडर रूट से बाहर हट जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो दिस इज म्यू नॉट सॉरी जेड नॉट इक्वल टू 376.6 एंड इंटू कितना आ गया ये न्यूटन मीटर ये एम्पियर और इंटू कितना आ गया कूलाम आ गया, कितना आ गया न्यूटन मीटर एम्पियर इंटू कूलाम। ठीक, अब देखो एक चीज हमने पढ़ी थी कि फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से हमारे पास क्या था v इक्वल टू आई आर के बराबर था या नहीं था, एंड r इक्वल टू कितना था हमारे पास v अपॉन आई था। ठीक है, और r इक्वल टू कितना हो जाएगा v इक्वल टू क्या था हमारे पास वर्क डिवाइडेड बाई कूलाम चार्ज, तो दिस इज वर्क डिवाइडेड बाई चार्ज, v इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डिवाइडेड बाई चार्ज और इंटू कितना आ जाएगा i आ जाएगा। और वर्क यूनिट क्या होती है न्यूटन मीटर, वर्क इक्वल टू क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो न्यूटन मीटर और डिवाइड में कितना आ गया कूलाम और ये कितना आ गया मेरे पास एम्पियर। तो ये तो आया नीचे देखो न्यूटन मीटर कूलाम एम्पियर। इसका मतलब ये क्या है मेरे पास r, तो इसकी यूनिट क्या होती है ओम होती है नहीं होती, इसकी यूनिट कितनी होती है ओम होती है। तो यहां पर ये जो यूनिट आ रखी है किसकी यूनिट है मेरे पास रेजिस्टेंस की यूनिट आ रखी है। तो मेरे पास यहां से जेड नॉट इक्वल टू कितना आ गया, जेड नॉट इक्वल टू 367.6 इतना क्या आ गया ये ओम आ गया। तो यहां से मेरे को पता चला कि क्यों हमने इसको क्या बोला इंपीडेंस बोला, बिकॉज इसकी जो यूनिट होती है कि ई नॉट अपॉन एच नॉट के मैग्नीट्यूड का जो रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है, मतलब उसकी जो यूनिट होती है किसके बराबर होती है रेजिस्टेंस के यूनिट के बराबर होती है, इसलिए हमने इसको क्या बोला है वेव इंपीडेंस बोला है। ठीक है, आई बात समझ में, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑल्सो। ठीक है, जितने भी हमने ब्रैकेट में रख रखे हैं जिनके ऊपर मैंने स्टार लगा रखा है वो सब क्या है इंपॉर्टेंट है और आपको क्या रखने हैं याद रखने हैं। और ये याद रखना है सिर्फ किसके लिए है, फ्री स्पेस के लिए है। किसके लिए है, फ्री स्पेस के लिए है कि जेड नॉट कितना होगा 376.6 ओम के बराबर होगा, या फिर अंडर ऑफ म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा, या फिर सिंपल म्यू नॉट इंटू सी के बराबर होगा, या फिर जेड इक्वल टू म्यू नॉट ओमेगा अपॉन के बराबर होगा, या फिर ये होगा। ठीक है, बात समझ में आई आपको। ओके, नाउ इतनी बात समझ में आ गई तो यहां पर एक नोट लिख लेते हैं किसके बारे में, ये जो इंपीडेंस हमने यहां पर कैलकुलेट किया इसके बारे में। यहां पर जो इंपीडेंस निकल के आ रखा है ये कैसा है, रियल है। लेकिन अभी आगे आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि जो इंपीडेंस होगा फॉर डिफरेंट मीडियम, जैसे फॉर कंडक्टिंग मीडियम और फॉर डाइलेक्ट्रिक मीडियम या फिर फॉर लॉसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जो ये मेरे पास जेड नॉट होता है या फिर सिंपल ईटा होता है, इसको ईटा भी बोलते हैं जेड नॉट भी बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द बुक। तो जो जेड नॉट होता है वो क्या होता है कभी कभी कॉम्प्लेक्स भी आ जाता है, यानी उसमें रियल भी होगा और इमेजिनरी पार्ट भी होगा। तो वो इमेजिनरी है या फिर रियल है उस बात पर कुछ चीजें डिपेंड करती हैं, यानी वहां से कुछ निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं, वो एक बार यहां पर लिख लेते हैं, वो हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार यहां पर लिखना क्या है उनको जरूरी है। तो यहां पर लिख के चलो, अगर जो हमारे पास इंपीडेंस है वो क्या है रियल है, तो इसका मतलब क्या होता है पता है आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड
और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या है, सेम फेज में है। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि इफ इंपिडेंस इज रियल, इफ जेड इज रियल, तो ऐसे लिख के चलो, नोट बना के चलो, नोट, और यहां पर ऐसे लिखो कि इफ जेड इज रियल या जेड नॉट इज रियल। जेड नॉट कैसा है, रियल है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट दिस एच एंड ई यानी मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन फेज, दोनों क्या होंगे, सेम फेज में होंगे, ठीक है। और अगर इफ जेड नॉट इज नॉट रियल या बोलते हैं इमेजिनरी, ये कैसा हो, इमेजिनरी हो, इसका मतलब जो एच एंड ई होगा आर नॉट इन फेज, आर नॉट इन फेज, नॉट इन फेज। नॉट इन फेज का मतलब क्या होगा, देयर विल बी सम फेज डिफरेंस, देयर विल बी सम फेज डिफरेंस, विल बी सम फेज डिफरेंस, यानी वहां पर ई और एच के बीच क्या होगा, कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस हो। ये बात समझ में आई आपको, ओके ना। इसका मतलब क्या हुआ, इन फेज का मतलब क्या हुआ, देखो इन फेज मीन्स, इन फेज मीन्स रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ E एंड मैग्नीट्यूड ऑफ H इज कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोपेगेशन। देखो कांस्टेंट है ना, ये वैल्यू चेंज नहीं होगी आपकी थ्रू आउट द प्रोपेगेशन। E और H की जो का रेशियो रहेगा, मैग्नीट्यूड का रेशियो रहेगा, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इन फेज का मतलब क्या हुआ कि रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ E एंड मैग्नीट्यूड ऑफ H इज सेम throughout the propagation, पूरे प्रोपेगेशन के दौरान जो मैग्नीट्यूड ऑफ E है और मैग्नीट्यूड ऑफ H है, उनका रेशियो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तब हम क्या बोलेंगे, E और H दोनों कहां है, सेम फेज में है। अगर ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, यानी चेंज होता रहेगा किसके साथ, प्रोपेगेशन के साथ, तो हम क्या बोलेंगे, बोथ आर आउट ऑफ फेज। इसका मतलब उन दोनों के बीच क्या है, कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस है। और जैसे ही फेज डिफरेंस होगा, उसके लिए मेरे पास जो जेड नॉट निकल के आएगा या फिर वेव इंपीडेंस निकल के आएगा, वो कैसा निकल के आएगा, इमेजिनरी निकल के आएगा। तो ये कहानी किसकी होगी, हमारे पास वेव इंपीडेंस की होगी। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किसकी, पॉइंटिंग वेक्टर की। तो हिंट डालो क्या, पॉइंटिंग वेक्टर, ये मिटा दूं, ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किसकी, पॉइंटिंग वेक्टर की। क्या होता है पॉइंटिंग वेक्टर, कोई बताएगा मेरे को। हमने बहुत अच्छे तरीके से पॉइंटिंग वेक्टर पढ़ा हुआ है, उसमें क्वेश्चन भी कर रखे हैं, ठीक। डेफिनेशन क्या होती है पॉइंटिंग वेक्टर की, डेफिनेशन के अंदर ही वहां बहुत कुछ चीजें छुपी होती हैं। देखो हिंट डालो क्या, पॉइंटिंग वेक्टर, पॉइंटिंग वेक्टर, एंड दिस पॉइंटिंग वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एस वेक्टर। क्या होता है पॉइंटिंग वेक्टर, इट इज एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। क्या होता है ये, इट इज एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ये इसी को हम ऐसे क्या बोल सकते हैं, पावर पर यूनिट एरिया। क्या बोल सकते हैं, पावर पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड पॉइंटिंग वेक्टर, ठीक है। जो पावर पर यूनिट एरिया होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर बोलते हैं। एंड वी ऑल नो दैट कि इट इज डिफाइन एज कि दिस एस इक्वल टू किसका होता है हमारे पास, जल्दी बताओ, ई क्रॉस एच के बराबर होता है। किसका होता है, एस इक्वल टू ई क्रॉस एच। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे कि दिस एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ई क्रॉस बी डिवाइडेड बाई म्यू नॉट, बी डिवाइडेड बाई म्यू नॉट। हम इसको क्या कर सकते हैं, इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने क्या कर रखा है, पहले ही डिफाइन कर रखा है ना। अब हमें क्या फाइंड करना है कि जो एस है हमारा, वो इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, जो सिचुएशन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं एक दो लेक्चर से, यानी फ्री स्पेस, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस के लिए जो एस वेक्टर होगा वो किसके बराबर होगा, ये हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। देखो सिंस वी नो, हमारे पास क्या था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है हमारे पास, वो क्या है, दिस इज इक्वल टू ई नॉट वेक्टर ई की पावर आयोटा के डॉट आर कैप एंड माइनस का ओमेगा टी, है या नहीं है। उसी प्रकार हमारे पास अगर मैं एच वेक्टर की बात करूं तो एच वेक्टर इक्वल टू कितना है मेरे पास, एच नॉट वेक्टर इनटू ई की पावर आयोटा एंड दिस इज के डॉट आर एंड माइनस का कितना है, ओमेगा टी है। तो क्या करना है हमको, सिंपल इन दोनों को उठा कहां पुट करना है, इधर पुट करना है, हमारा आंसर निकल जाएगा।
लेकिन जब मैं इसको गौर से देखूं तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर जो कैलकुलेशन निकलने वाली है वो बहुत लंबी चौड़ी निकलने वाली है। आपको फील हो रहा है, नहीं हो रहा है? मेरे को तो हो रहा है। तो अगर कैलकुलेशन को थोड़ा बहुत शॉर्ट करना है तो एक सस्ते रास्ते से जाएं, यानी शॉर्ट रास्ते से जाएं, वही हमारे लिए क्या रहेगा, सही रहेगा। देखो शॉर्ट रास्ता क्या हो सकता है, अब देखो सिंस वी नो, सिंस व्हाट वी हैव फ्रॉम आवर मैक्सवेल इक्वेशन, वी नो दैट कि डाइवर्जेंस सॉरी कर्ल ऑफ ई इक्वल टू कितना होता है हमारे पास, माइनस का म्यू नॉट पार्सल एच डिवाइडेड बाई पार्सल टी होता है। एंड दिस डेल कैन बी रिप्लेस बाई आयोटा के, और इस डेल को हम आयोटा के से तभी रिप्लेस कर सकते हैं जब हमारे पास जो वेव फंक्शन होगा इस फॉर्म में होगा। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना, अगर वेव फंक्शन इस फॉर्म में नहीं होगा तो डेल इक्वल टू आयोटा के हम नहीं ले सकते, कल हमने देखा था। ठीक है, और क्रॉस कितना आ जाएगा, ये यहाँ पर ई आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस का म्यू नॉट, एंड दिस पार्सल बाय पार्सल टी इज इक्वल टू आयोटा ओमेगा, और इनटू कितना आ गया, ये एच आ गया। देखो इससे ये कैंसिल हो गया, आई से ये आई कैंसिल हो गया, तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया, के क्रॉस ई इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू कितना आ गया, ये एच आ गया। के क्रॉस ई इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच आ गया। हमें तो क्या चाहिए, हमें तो भैया कुछ ऐसा चाहिए, ई क्रॉस एच चाहिए हमें। हमें क्या चाहिए, ई क्रॉस एच। तो ई क्रॉस एच निकालने के लिए एक काम करो, दोनों ओर ई से क्रॉस कर दो फिर, यानी नाउ ई क्रॉस एच कर दो दोनों ओर, क्योंकि मुझे चाहिए ई क्रॉस एच चाहिए, तो ई क्रॉस एच कर दो। तो मेरे पास कितना आ गया, ये के क्रॉस ई, एंड दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट, और अंदर कितना बच गया, ये ई क्रॉस एच आ गया। यही क्या है, मेरा पॉइंटिंग वेक्टर है। इसे कैलकुलेट कर दो, पॉइंटिंग वेक्टर आ जाएगा। तो पॉइंटिंग वेक्टर एस वेक्टर इक्वल टू कितना आ गया, यहां से मेरे पास एस वेक्टर इक्वल टू 1 बाई म्यू नॉट, और अंदर कितना बचा, दिस इज ई क्रॉस एंड दिस इज के क्रॉस ई। आया नहीं आया, आंसर हाँ जी आया। अब देखो यहां पर जो मेरे पास क्या है, के है, के इज प्रोपेगेशन वेक्टर, एंड दिस प्रोपेगेशन वेक्टर इज ऑलवेज डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। तो अगर मैं ये बोलूं कि इफ जो के इक्वल टू है मेरे पास, दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ के इनटू एन कैप, एंड हियर एन कैप इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। ठीक है, बात समझ में आई? तो इसको उठा कहां पुट कर दो, इधर पुट कर दो। तो ऐसे मेरे पास एस वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 बाई म्यू नॉट, एंड दिस इज ई, एंड क्रॉस फिर मेरे पास कितना आ गया, के, एंड दिस इज एन कैप, और क्रॉस कितना आ गया, ये ई आ गया। ठीक है, अब के कांस्टेंट है, तो के कांस्टेंट है, और तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी स्केलर है, तो कहां से जो मेरे पास क्रॉस प्रोडक्ट है उससे बाहर निकल जाएगा, तो बाहर निकाल दो। तो ये मेरे पास कितना आ गया, सिंपल यहां पर एस वेक्टर इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाई म्यू नॉट, के डिवाइडेड बाई म्यू नॉट, और अंदर कितना बच गया, ये दिस इज ई क्रॉस, एंड दिस वन इज एन कैप, और क्रॉस कितना आ गया, ये ई आ गया। आया नहीं आया? अब देखो ये क्या है, ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट है, और वेक्टर में हमने ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे डील करते हैं हमने पढ़ा था। अगर मेरे पास 3 वेक्टर हो, एक वेक्टर क्या हो, ए हो, और दूसरा वेक्टर क्या हो, बी हो, और तीसरा वेक्टर क्या हो मेरे पास, सी हो, यानी क्या मेरे पास क्या हो, सिंपल यहाँ पर ए क्रॉस बी क्रॉस सी के बराबर हो, तो दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये होता है मेरे पास कितना, ए डॉट सी और इंटू बी, एंड माइनस ए डॉट बी, और इंटू कितना होता है, C होता है। तो दिस इज अवर सिंपल फॉर्मूला, एंड वी हैव टू रिमेंबर इट। इफ यू डू नॉट रिमेंबर दिस टाइप ऑफ फॉर्मूला, इट इज नॉट माय प्रॉब्लम, इट इज कंप्लीटली योर प्रॉब्लम। ठीक है, आपको वेक्टर एनालिसिस देखना चाहिए था। तो अगर वेक्टर एनालिसिस आपने देखा है तो आपको ये समझ में आ रहा है कि मैंने ये कहां से लिखा है। ठीक है, ये सब याद करने वाली चीजें होती हैं, और प्रैक्टिस से क्या होती है, याद होती हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पर क्या कर लिया, याद कर लिया इस तरीके से, और अब इसको क्या कर दो, इधर इंप्लाई कर दो। तो यहाँ से मेरे पास एस वेक्टर इक्वल टू कितना आ गया, के डिवाइडेड बाई म्यू नॉट, कितना आ गया, के डिवाइडेड बाई म्यू नॉट, और ई की जो कितना है, ए है, और बी की जो कितना है मेरे पास एन कैप है, और सी की जो कितना है मेरा ई है। तो मेरे पास कितना आ गया, सिंपल यहाँ पर दिस इज ई डॉट ई आ गया, पहले तो कितना आ गया, ई डॉट ई, और फिर इंटू कितना आ गया, एन कैप, ई डॉट ई इंटू एन कैप, फिर माइनस यहाँ पर कितना आ गया, ए की जो कितना है मेरा ई है, और ई डॉट कितना आ जाएगा, ये एन कैप आ जाएगा, और इंटू कितना आ गया मेरा यहाँ पर ई, सी की जो कितना है ई है। अब देखो ये मुझे कौन बताएगा कि ई डॉट एन कैप कितना होगा, जल्दी बताओ, जीनियस बच्चा इसका आंसर फटाफट दे देगा। ई डॉट एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, एंड ई इज हियर इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड वी ऑल नो दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, यानी ई और एन कैप के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। If the angle between E and N cap is 90 degree, then the dot product of these two will be equal to 0. इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया, अब बात बताइए किसकी, यानी ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ मेरे पास कितना आ गया, एस कैप इक्वल टू
के डिवाइडेड बाई म्यू नॉट एंड दिस इज इक्वल टू ई डॉट ई क्या होता है ई स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये ई स्क्वायर हो जाएगा, कितना आ गया है दिस इज इक्वल टू ई स्क्वायर और यहाँ पर कितना आ गया ये एन कैप आ गया, एन ही आया, तो दिस इज माई पॉइंटिंग वेक्टर इन केस ऑफ व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट इन फ्री स्पेस। ना उसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे मॉडिफाई कर सकते हो बताओ। ये मेरे पास क्या है यहाँ पर के है, एक चीज हमने पढ़ी थी क्या, ओमेगा इक्वल टू क्या पढ़ा था हमने, के सी पढ़ा था, ओमेगा इक्वल टू के सी, एक मिनट यार कुछ चीजें छूट रही है ना, हाँ ये देखो यहाँ पर ओमेगा भी था, ये ओमेगा में लिखना भूल गया, तो इधर हियर ओमेगा ओमेगा ओमेगा, तो यहाँ पर ओमेगा होगा पहले से, ये कितना होगा ऊपर, यहाँ पर ओमेगा होगा ऊपर, ठीक है, तो ये के ओमेगा आ जाएगा और यहाँ पर भी एक के ओमेगा और यहाँ पर भी एक के ओमेगा, ठीक है, सॉरी फॉर द मिस्टेक, ठीक है, यहाँ पर ओमेगा लिखना भूल गया मैं, ठीक, यहाँ से ओमेगा है, ये ओमेगा 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 और ये ओमेगा, फिर यहाँ पर भी कितना आ जाएगा ओमेगा आ जाएगा। अब देखो के इक्वल टू कितना था, ओमेगा इक्वल टू कितना था, के सी था, ऊपर आएगा नीचे आएगा, एक मिनट यार रुको, नीचे आएगा ना ये तो, क्योंकि हमने ये निकाला है इसकी जगह, हाँ ये तो यही था, और जब मैं एस निकालूंगा तो दिस ओमेगा विल बी विथ म्यू नॉट के साथ आएगा, तो ओमेगा विल बी विथ म्यू नॉट, तो म्यू नॉट ओमेगा म्यू नॉट ओमेगा, अगेन सॉरी फॉर द मिस्टेक, ठीक है। अब कोई बच्चे कहेंगे सर मेरी आपने फेयर कॉपी की हालत ख़राब कर दी, मैं कितने शिद्दत से इस डेरिवेशन को लिख रहा था अपनी कॉपी में, आपने सब घचबच कर दिया। कोई बच्चे होते हैं ना एकदम सदा के लिखते हैं, उनने इसको रेड पेन से एकदम गोल किया होगा, फिर अंदर ब्लैक पेन से लिखा होगा, स्क्वायर को उन्होंने ग्रीन पेन से लिखा होगा, तो उनके लिए यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। और जिनको कोई मतलब नहीं होता कहाँ काट पीट हो रहा है, उनको सिर्फ नंबर लाने से मतलब होता है, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, कुछ कर दो उनके लिए, कहीं भी काट दो, ऊपर से स्टार्ट कर दो दोबारा से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो यार सॉरी फॉर दैट, ओके। तो अब देखो यहाँ पर के इक्वल टू कितना होता है, ओमेगा सी होता है, तो के इक्वल टू ओमेगा सी, इसका मतलब तो एस इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, तो के की जो कितना पुट कर दोगे, ओमेगा जो के सी पुट कर दो, तो मेरे पास कितना आ गया यहाँ पर के, एंड दिस इज इक्वल टू हाँ के की जो कितना आया, तो दिस इज म्यू नॉट इंटू के सी और दिस इज ई स्क्वायर इंटू एन कैप, ठीक है, ऐसा कुछ हुआ, और इससे ये चीज़ क्या होगी मेरी कैंसिल होगी, हुई नहीं हुई कैंसिल, आंसर हाँ जी हुई। तो यहाँ से मेरे पास एस इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना, दिस इज 1 डिवाइडेड बाई दिस इज म्यू नॉट, और सी की वैल्यू कितनी होती है, दिस इज 1 बाई अंडर ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्साइन नॉट, और ये मेरे पास कितना है यहाँ पर ई स्क्वायर इंटू एन कैप, ठीक है। तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया, या फिर इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर दूँ, तो इसे लिखता हूँ मैं, इसे लिखता हूँ मैं क्या, एस इक्वल टू 1 बाई अंडर ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्साइन नॉट, और इंटू कितना आ गया ये ई स्क्वायर इंटू एन कैप, ई स्क्वायर इंटू एन कैप। तो यहाँ से मेरे पास एस इक्वल टू, ये चीज़ क्या है मेरे पास जो अंडर के अंदर है, दिस इज इक्वल टू इम्पीडेंस, वेव इम्पीडेंस यानी जेड नॉट, तो जेड नॉट इंटू कितना आ गया ये ई स्क्वायर और इंटू कितना आ गया एन कैप आ गया। तो ये भी क्या है, एक रिलेशन है, ये भी बोलते हैं फॉर्मूला फॉर पॉइंटिंग वेक्टर इन टर्म्स ऑफ वेव इम्पीडेंस, ठीक है। यानी एस वेक्टर इक्वल टू कितना आ गया 1 बाई जेड नॉट ई स्क्वायर इंटू एन कैप, n cap is a unit vector in the direction of propagation and this show that कि this pointing vector is always directed in the direction of propagation, ठीक है। ये हमने पहले पढ़ा हुआ था कि जो pointing vector होता है हमेशा किस डायरेक्शन में होता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव की डायरेक्शन में होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं किसकी, एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर की। ये बात समझ में आई ना आपको। अब यहाँ पर जेड नॉट की वैल्यू पुट कर सकते हो, कितनी होती है 376.6 ओम, ओके, तो ये बिठा दूं मैं। अब बात करते हैं किसकी, पॉइंटिंग यूनिट वेक्टर की, सॉरी एवरेज पॉइंटिंग यूनिट वेक्टर, पॉइंटिंग तो हो गया भाई। एंड वी ऑल नो दैट कि एवरेज पॉइंटिंग यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंट इंटेंसिटी ऑफ वेव, किसको दिखाता है वो, इंटेंसिटी ऑफ वेव को दिखाता है, ठीक। तो एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर, ठीक, या फिर इसको ये बोल सकता हूं क्या, इंटेंसिटी ऑफ वेव, ठीक है।
इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर सिंपल वेव। तो सिंस वी नो कि S इक्वल टू कितना है मेरे पास, S इक्वल टू हमारे पास होता है कितना, E क्रॉस H के बराबर होता है नहीं होता है, आंसर है हाँ जी होता है। अगर मैं इसके एवरेज की बात करूंगा तो एवरेज ऑफ S इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू एवरेज ऑफ E क्रॉस H के बराबर आ जाएगा। हमने जब इसको कैलकुलेट किया था हमने पाया था कि एवरेज ऑफ S इज इक्वल टू 1/2 इंटू रियल पार्ट ऑफ किसका, E क्रॉस H स्टार। हियर H स्टार इज द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ H। ऐसा पढ़ा था नहीं पढ़ा था, आंसर है हाँ जी पढ़ा था। अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा फिर, अगर E ये है H ये है, दोनों का क्या करो, क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकाल के दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो और उनका फिर रियल पार्ट निकालो, फिर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या निकल के आ जाएगा मेरे पास, S का एवरेज निकल के आ जाएगा। एक तरीका तो ये है, एक तरीका क्या है कि आप सीधे यहां से कर दो। तो अगर मैं सीधे यहां से करूं तो अगर सिंस वी नो फॉर आवर पर्पज या फिर फॉर आवर मीडियम या पूछते हैं फॉर फ्री स्पेस, जो S इक्वल टू है मेरे पास वो कितना है 1/z0 इंटू ई स्क्वायर इंटू एन कैप के बराबर है। अगर मैं ऐसे क्या निकालूं, एवरेज ऑफ S निकालूं, देन दिस विल बी इक्वल टू 1/z0। ठीक है, अब ये तो रियल है, ये रियल है, इसका एवरेज वही रहेगा बिकॉज ये क्या आ जाएगा, एवरेज से बाहर आ जाएगा। तो बचा क्या मेरे पास, एवरेज ऑफ ई स्क्वायर बच गया और ये एन कैप तो यूनिट वेक्टर है, ये ऐसे बाहर रहा। ठीक है, बात समझ में आई। तो मुझे सिंपल क्या निकालना है, एवरेज ऑफ ई स्क्वायर निकालना है। तो ई स्क्वायर का एवरेज कहने का मतलब क्या हुआ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये दिस इज इक्वल टू 1/z0 और ये मेरे पास आ गया कितना, एवरेज ऑफ ई स्क्वायर। ई स्क्वायर का मतलब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे। ठीक है, तो ई स्क्वायर का मतलब ई डॉट ई यानी मैग्नीट्यूड आएगा, तो ई नॉट का मैग्नीट्यूड, ई नॉट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और इंटू कितना आ गया, ई की पावर ट्वाइस ऑफ आयोटा, इसका स्क्वायर कर रखा ना। एक मिनट यार, एक मिनट थोड़ा वेट करना, कि जब हम यहां पर एवरेज निकालने को जाएंगे ना, हम क्या लेंगे इसका यहां पर जो ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन है, लेकिन जब हम कैलकुलेशन करने जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स तो काम चलेगा नहीं, हमें क्या लेना पड़ेगा, जो रियल एक्चुअल में जो वेव फंक्शन है वो लेना पड़ेगा। और जो एक्चुअल वेव फंक्शन होगा वो क्या होगा, इसका रियल पार्ट होगा नहीं होगा। तो एक मिनट थोड़ा सा ध्यान देना, इसे मिटाऊं मैं, तो ऐसे लिख के चलो, सिंस जो E इक्वल टू है मेरे पास वो कितना गिवन है, देखो दिस इज ई नॉट एंड इनटू ई की पावर आयोटा, फिर मेरे पास कितना है यहाँ पर, दिस इज के डॉट आर एंड माइनस का ओमेगा टी, ऐसा कुछ है। अगर मैं यहाँ पर, ये तो कैसे है, कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन, अगर मैं रियल देखूं तो रियल एक्चुअल वेव फंक्शन देखूं तो एक्चुअल वेव फंक्शन क्या होगा, इसका रियल पार्ट हो जाएगा। जो एक्चुअल में जो E इक्वल टू किसका होगा मेरे पास, दिस विल बी इक्वल टू ई नॉट वेक्टर इंटू रियल पार्ट यानी इसका कॉस थीटा, यानी कॉस कितना आ गया ये, दिस इज के डॉट आर एंड माइनस का ओमेगा टी आ गया। अगर मैं यहां से क्या निकालूं, ई स्क्वायर निकालूं, अगर मैं ई स्क्वायर निकालूं, ई डॉट ई स्क्वायर का मतलब ही क्या हुआ, ई डॉट ई निकालना, तो ई डॉट ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये ई नॉट स्क्वायर और इंटू कितना आ जाएगा, ये कॉस स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर कितना आ जाएगा, के डॉट आर माइनस का ओमेगा टी आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब इसका एवरेज निकाल दो, तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज ऑफ ई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, इसका एवरेज क्या ही निकालोगे तो ये तो ऐसे रहेगा, और अंदर कितना बच जाएगा, ये एवरेज ऑफ कॉस स्क्वायर एंड दिस इज के डॉट आर एंड माइनस कितना आ गया, ओमेगा टी। अब देखो ये क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है और हमने पढ़ा था कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज कितना होता है, 1/2 होता है। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, एवरेज ऑफ दिस थिंग इज इक्वल टू 1/2 ई नॉट स्क्वायर आ जाएगा। ये उठाएगा, आप पुट कर दो, इधर पुट कर दो, तो यहां से मेरे पास एवरेज ऑफ एस पॉइंटिंग वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 1/z0 इंटू 1/2 और फिर मेरे पास कितना आ गया, ये दिस इज ई नॉट स्क्वायर और डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी एन कैप। ठीक है, बात समझ में आई। तो दिस इज माई इंटेंसिटी और इसको थोड़ा सा और अच्छा सजा के लिख दो, तो S का दिस इज इक्वल टू, S का एवरेज इक्वल टू 1/2 z0 इंटू कितना आ गया, ये ई नॉट स्क्वायर एंड इंटू एन कैप। ठीक, ऐसा कुछ है। ठीक, अब देखो इसको थोड़ा सा कभी कभी और अच्छे फॉर्म में कभी कभी लिखा हुआ मिल जाता है, इसको क्या लिखता हूं मैं, देखो एवरेज ऑफ S इज इक्वल टू, दिस इज 1/z0 तो ऐसे रहा, इसे क्या लिख सकता हूं मैं, जो मेरे पास ई नॉट स्क्वायर और 2 है इसको कंबाइन ऐसे लिख सकता हूं, क्या, ई नॉट डिवाइडेड बाई √2 का स्क्वायर और इंटू कितना आ गया, एन कैप आ गया, इंटू कितना आया, एन कैप आया। और ये क्या है मेरे पास, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाई √2 एंड दिस इज इक्वल टू आरएमएस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिंस वी नो कि जो ई आरएमएस होता है वो किसके बराबर होता है, ई नॉट डिवाइडेड बाई √2 के बराबर होता है। ठीक है, जब आपने क्लास 12 में ये चीज पढ़ी होगी कि ई आरएमएस इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाई √2। तो यहां से मेरे पास एवरेज, और मैंने नहीं पढ़ाई है लेकिन आपने कहीं ना कहीं पढ़ी है ये। ठीक है, इतना मेरे को आप पर भरोसा है।
तो कितना आ गया ये 1/z0 इंटू ERMS का स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी n कैप। और ये भी क्या होता है, कभी कभी फॉर्मूला होता है या पूछा जाता है, ठीक है। तो दिस इज अवर फॉर्मूला फॉर एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर, या बोलते हैं इंटेंसिटी, बिकॉज एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर किसको दिखाता है, इंटेंसिटी को दिखाता है, ठीक। तो यहाँ पर जो 3 टॉपिक थे हमारे वो क्या कर लिए हमने, कवर कर लिए। और तीनों टॉपिक क्या थे, इंपॉर्टेंट थे, उनके तीनों के फॉर्मूले क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इन फॉर्मूलों क्या रखना है, ध्यान में रखना है, अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। उन फॉर्मूलों को कभी भूलना नहीं है, क्योंकि कभी कभी बहुत सारे एग्जाम में ऐसे, गेट के एग्जाम आपसे सीधे पूछ दिया जाएगा कि इन फ्री स्पेस जो मेरे पास पॉइंटिंग वेक्टर है वो कितना होगा, या फिर इन फ्री स्पेस इन टर्म्स ऑफ ERMS जो मेरे पास एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर होगा कितना होगा, इतना होगा, ठीक। बात आई समझ में। या फिर बोलते हैं जो वेव इंपीडेंस होता है फॉर फ्री स्पेस वो कितना होता है, ठीक। या फिर वेव इंपीडेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है, ठीक। या फिर कितनी वैल्यू कितनी होती है, 276.6 ओम, ठीक। तो ये चीजें आपको करके रहनी चाहिए, याद रखनी चाहिए। तो आज के इस लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, क्योंकि उसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे जितनी थ्योरी हमने अभी तक पढ़ी हुई है उससे रिलेटेड, और जो सारे कॉन्सेप्ट हमारे जो जहां पर भी आपको कोई थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही होगी, थोड़ा बहुत समझने में दिक्कत हो रही होगी, वो सब का सब कल क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बोलते हैं सब का सब जो आपके दिमाग में नहीं भी आ रही है बात, वो बात भी आपके दिमाग में आ जाएगी। लेकिन ये लेक्चर इतने बेहतरीन तरीके से बनाए गए हैं, वैसे ऐसा कोई पॉइंट मुझे लगता है नहीं है जहां पर आपको कोई भी दिक्कत हो रही होगी। अगर कोई दिक्कत है वो कल वाले लेक्चर में क्या हो जाएगी, हमारी क्लियर हो जाएगी, और हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्या होने वाले हैं, क्लियर होने वाले हैं, यानी क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ऑटोमेटिक जब भी हम क्वेश्चन की बात करते हैं वो लेक्चर अपने आप ही क्या हो जाता है, इंपोर्टेंट हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो ये जो मेरे पास थ्योरी है ये तो आपको कहीं भी मिल जाएगी, कहीं मिल जाएगी, मतलब आप किसी भी बुक को उठा के देख लो उसमें सेम थ्योरी दी होगी। लेकिन जब क्वेश्चन करने जाते हैं हम वहां पर क्या हो जाते हैं, थोड़ा बहुत लड़खड़ा जाते हैं, ठीक है, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो जो आगे बढ़ने का जो जज्बा है वो कहां से आता है, क्वेश्चन करने के बाद आता है, ठीक। तो यहीं पर खत्म करते हैं लेक्चर को, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।